Hello students, welcome to the countrywide classroom of talent English classes Patna conducted by जितेंद्र कुमार दुबे। ये आज मंडे है और मैंने पहले भी कहा था कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अपने सिलेबस पे चलेंगे और पूरे आज सेंटेंस को मैंने डील करने जा रहा हूँ। टेंस बता चुके हैं और जो लोग अभी तक वीडियो नहीं देख पाए हैं पिछले वीडियोज देखेंगे, उनका टेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ सेंटेंस। सेंटेंस बहुत ही अहम, सेंटेंस हिंदी में वाक्य कहते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। डिफाइन सेंटेंस, हमेशा सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज ग्रुप of words having meaning, यानी शब्दों का ऐसा समूह सेंटेंस कहलाता है जिसका अर्थ निकले। जैसे he plays football, ऑलराइट। जैसे अगर कोई कर दे टेबल आई गो टू, तो इसका फर्स्ट ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी है, और लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है और इसका अर्थ निकलता है। सो दिस इज ए सेंटेंस एंड दिस इज नॉट ए सेंटेंस। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि टेंस और सेंटेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड सेंटेंस। तो क्या हर टेंस एक सेंटेंस है? बिल्कुल है। और क्या हर सेंटेंस एक टेंस है? तो नहीं। हर सेंटेंस जरूरी नहीं है कि टेंस फॉर्म में ही हो। इसका मतलब एक वाक्य सेंटेंस लिख रहे हैं, उसके बेसिस पे आप समझिएगा टेंस और सेंटेंस में डिफरेंस। मीन्स एवरी टेंस is a sentence but every sentence is not a tense। यानी हर टेंस एक सेंटेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि सेंटेंस का तो यही नहीं बताया था कि सेंटेंस में उस वाक्य का ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो का अर्थ निकलना चाहिए। तो हर टेंस में उस वाक्य का अर्थ निकलता है, इसलिए हर टेंस एक सेंटेंस होता है। एवरी टेंस इज ए सेंटेंस बट एवरी सेंटेंस इज नॉट ए टेंस। जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे she is waiting for me, क्या है ये? कौन टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और सेंटेंस है इसलिए, और सेंटेंस भी है। सेंटेंस इसलिए है कि सेंटेंस होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका मीनिंग हो, यानी मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। ऑलराइट। सो अब एक और इस पर गौर कीजिए। वेट हियर, वेट हियर, ये क्या है? दो शब्दों का समूह है, ग्रुप है। वेट हियर, यहाँ इंतज़ार करो। तो ये क्या है? ये सेंटेंस है।
सेंटेंस तो निश्चित है, बट नो टेंस, कोई भी टेंस नहीं है। कहने का मतलब है कि हर टेंस सेंटेंस इसलिए होता है क्योंकि उसका अर्थ निकलता है, लेकिन हर सेंटेंस टेंस नहीं हो सकता है क्योंकि टेंस के अलावे भी बहुत से वाक्य होते हैं। टेंस के अलावे भी, जैसे वेट हियर, यहाँ इंतज़ार करो, तो क्या है, न प्रेजेंट है, न पास्ट है, न फ्यूचर है, फिर भी यही एक वाक्य है, सेंटेंस है। तो अब मैं समझता हूँ कि आप लोग टेंस और सेंटेंस में डिफरेंस को क्लियर हो गया होगा। अब मैं चलता हूँ काइंड्स ऑफ सेंटेंस पे। बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक हैं। मैं समझता हूँ कि सारे परीक्षार्थियों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, और मैं 3 दिन में पूरे सेंटेंस को समअप करने की कोशिश करूँगा। बाद में डिटेल स्टडी करते रहेंगे हम लोग, लेकिन अभी चूँकि परीक्षाएं नज़दीक हैं, मैं चाहता हूँ कि जल्दी मैं बता दूं ताकि परीक्षार्थियों को भी बहुत कुछ लाभ मिल सके और जानने वाले भी। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पहला क्या होता है, असर्टिव। दूसरा इंटरोगेटिव, तीसरा इम्पेरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव, पांचवा एक्सक्लेमेटरी। अब आप लोग कहेंगे निगेटिव क्यों नहीं बताए। निगेटिव क्या देखिए, असर्टिव में ही सी का हो जाता है अफर्मेटिव और निगेटिव। मुख्यतः टेंस के 5 भेद होते हैं, जिसमें असर्टिव के 2 फॉर्म हो जाते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अब मैं आज पहले फॉर्म को डील कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं कल 2 ये बताऊँगा, परसों 2 ये बता दूँगा। इस तरह 3 लेक्चर में और 2 लेक्चर में मैं पूरे सेंटेंस को बताने की कोशिश करूँगा। इसको अब हम चलते हैं, इनको मिटा देते हैं, और क्योंकि हमको असर्टिव सेंटेंस आज बता करके हम कंक्लूड करेंगे। तो देखिए, असर्टिव, asserts whether a sentence is affirmative or negative, asserts माने ये बताता है कि वह अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव माने स्वीकारात्मक, अफर्म माने स्वीकार करना, स्वीकारात्मक कहते हैं, स्वीकारात्मक। और निगेटिव को क्या कहते हैं, नकारात्मक। असर्ट माने बताना, ये बताता है कि वेदर द सेंटेंस इज अफर्मेटिव और निगेटिव। जैसे तो स्वीकार क्या करेगा, इसमें स्वीकार क्या होगा, स्वीकार वर्ब हो रहा है या वर्ब नहीं हो रहा है, नहीं होगा। तो जैसे दे हैव गॉन टू द कॉलेज, दे हैव गॉन टू द कॉलेज, ये लोग कॉलेज गए हैं।
तो क्या है, अफर्मेटिव हो गया, अफर्मेटिव। और इसी को अगर निगेटिव हम कहेंगे, दे हैव नॉट गॉन टू द कॉलेज, ये क्या हो गया, निगेटिव, निगेटिव हो गया। तो अब देखिए दोनों के स्ट्रक्चर में क्या अंतर है, यहाँ हैव है और यहाँ हैव नॉट, ठीक है। तो अब अफर्मेटिव यानी जितना भी टेंस, ध्यान रखिएगा, जितना भी टेंस बताए हैं अब तक किसी में नॉट शब्द का प्रयोग नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे कि पहले टेंस बताएंगे, तब सेंटेंस बताते समय निगेटिव फॉर्म को डील करेंगे, तब वो क्या लगेगा, सिलसिलेवार लगेगा, क्रमानुसार लगेगा और उसको समझने में किसी तरह की परेशानी भी नहीं होगी। इसीलिए अभी तक सारा टेंस में जो 12 रूप बताए थे, तीनों टेंस के 12 फॉर्म में मैंने अफर्मेटिव रूप का ही, सेंटेंस का अफर्मेटिव रूप था। सारा टेंस जो था अब तक टेंस का अफर्मेटिव फॉर्म था। अब हम निगेटिव आज डील करेंगे। असर्टिव तो हो गया, निगेटिव बताते हैं क्या हो गया। टेंस बताने के क्रम में मैंने अफर्मेटिव बताया था ना। असर्टिव फिर से जान लीजिए, असर्टिव के 2 फॉर्म, अफर्मेटिव और निगेटिव, अभी बताया था। तो असर्टिव, तो अब मैं निगेटिव से क्यों शुरू कर रहा हूँ, असर्टिव क्यों छोड़ दिया मैंने, अफर्मेटिव क्यों छोड़ दिया, ये वाला क्यों छोड़ दिया, इसलिए कि टेंस बताते समय हम लोग सारा टेंस अभी तक अफर्मेटिव फॉर्म में ही पढ़े थे। वह जाता है, वे लोग जा रहे थे, वह आएगी, या इस वजह से किसी में नॉट हम नहीं पढ़ते थे। अब नॉट वाले सेंटेंसेस को अब डील करते हैं निगेटिव सेंटेंस के हेडिंग में। निगेटिव सेंटेंस का टेंस हमेशा याद रखना चाहिए। तो ध्यान रखिए, पहला रूल निगेटिव कैसे होता है, सेंटेंस की टेंस के जिस फॉर्म में, फॉर्म मतलब रूप में एक्सिलरी वर्ब बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। प्रेजेंट में क्या होता है, एम, इज, आर, हैज, हैव। पास्ट में क्या होता है, वाज, वेयर, हैड, शैल, विल इत्यादि, ये सब होंगे एक्सिलरी वर्ब। टेंस के जिस फॉर्म में एक्सिलरी वर्ब होते हैं उनके साथ नॉट लगा देने से सेंटेंस निगेटिव बन जाता है, सेंटेंस निगेटिव बन जाता है। अब देखिए, ध्यान रखिए, जिस फॉर्म में लिखे हैं, जिस फॉर्म, एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। जिस फॉर्म का मतलब किस किस फॉर्म में ये सब होता है, ध्यान रखिएगा। केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था उस समय भी जब बता रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। दो ही ऐसे टेंस फॉर्म होते हैं जिसमें कि किसी भी एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। नहीं तो 12 तीनों टेंस के चारों रूपों में यानी 12 फॉर्म में -2 निकाल दिए। कौन निकाल दिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट
और पास्ट इंडेफिनिट। ये दो को निकाल दिए, ये 1 2 को आउट कर दिए 12 में से, तो कितना बचा 10। तो तीनों टेंस के 10 फॉर्म में, 10 फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को छोड़ करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस 3 हुआ। पास्ट इंडेफिनिट निकाल दिए, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर टेंस के चारों फॉर्म में कोई ना कोई एक्सुअली वर्ब जरूर रहेगा। एम, इज, आर, हैज, हैव, वाज, वेयर, हैड, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, कोई ना कोई जरूर रहेगा। राइट, तो उसके साथ नॉट लगा देंगे तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, निगेटिव। जैसे दे हैड प्लेड द मैच, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। सब्जेक्ट हैड भी 3 बताए थे, जो नहीं फॉलो कर पा रहे हैं पिछले की वीडियोस को देखेंगे, टेंस वाले को सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा आईना की तरह। तो इसमें अभी क्या नियम बताएं कि टेंस के जिस फॉर्म में एक्चुअली वर्ब होते हैं, एक्चुअली वर्ब कौन सा है इसमें, देखिए आ गया कि नहीं आ गया, हैड आ गया ना, हैड आ गया, तो हैड के साथ, तो उनके साथ नॉट लगा देने से उनके मतलब एक्चुअली वर्ब के साथ निगेटिव बन जाता है। जैसे दे हैड नॉट प्लेड द मैच, राइट, दे हैड नॉट प्लेड द मैच, इस तरह से। तो अब हमारे 10 फॉर्म को बार बार लिखने की कोई आवश्यकता, जैसे शी विल ईट, फ्यूचर में भी एक देख लेते हैं, शी विल ईट क्या हो जाएगा, विल के साथ नॉट लगा देंगे, शी विल नॉट ईट, वह खाएगी तो वह नहीं खाएगी। राइट, प्रेजेंट में भी एक देख लेते हैं, वी आर टेलिंग ए स्टोरी, टेलिंग ए स्टोरी, तो आर के साथ क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, वी आर नॉट टेलिंग ए स्टोरी, इस तरह से। तो फिर से एक बार बोल देते हैं कि जिस टेंस के जिस फॉर्म में एक्चुअली वर्ब होते हैं उनके साथ नॉट लगा देने से वाक्य निगेटिव बन जाता है, अफर्मेटिव से निगेटिव बन जाता है। तो अब मैं समझता हूँ कि टेंस के 12 फॉर्म में, तीनों टेंस के 4 यानी 12 फॉर्म में 10 फॉर्म में कोई निगेटिव बनाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब में एक्चुअली वर्ब होता है। अब मैंने नियम बता दिया कि एक्चुअली वर्ब के साथ नॉट लगा देंगे तो वाक्य क्या बन जाएगा, निगेटिव। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं कहाँ, अब चलते हैं, ये 2 फॉर्म अलग हो गए। अलग क्यों हो गए, क्योंकि इनमें एक्चुअली वर्ब नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका कैसे होता था, टेंस पढ़े थे तो कैसे होता था, सब्जेक्ट वर्ब में एस ईएस होता था या V1 होता था, ही ना, और तीसरा नंबर ऑब्जेक्ट। ऐसे होता था, टेंस भी रिवाइज हो जाएगा। तो अब निगेटिव इसका कैसे बनेगा, निगेटिव में सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट रहेगा ही, दूसरे नंबर पे देखिए एस ईएस जहाँ रहता है वहाँ डज नॉट हो जाएगा, और जहाँ पे V1 लगता था वहाँ पर डू नॉट हो जाएगा। तीसरा नंबर पर V1
चाहे डू लगे, चाहे डू नॉट लगे, चाहे डज नॉट या डू नॉट कोई भी चीज़ लगे, वर्ब का पहला रूप, चौथा नंबर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे शी राइट्स ए लेटर, राइट्स ए लेटर, देखिए शी राइट्स ए लेटर, शी राइट्स ए लेटर, राइट। तो अब इसको निगेटिव बनाना है। शी कैसा फॉर्म है, एस यस लगा है, तो क्या लगा देंगे, डज नॉट, डज नॉट। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ डज लगा दिए तो इन्हें किसी के साथ यहाँ राइट में भी राइट्स लिख देंगे, गलत हो जाएगा। डू में ही एस लग करके डज बन गया। नॉट राइट ए लेटर, नॉट राइट ए लेटर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वी गो टू द गार्डन, वी गो टू द गार्डन। वी किस में आ गया, वी की V1 में आ गया, तो V1 के साथ क्या लगाना है, डू नॉट। वी गो टू द मार्केट, V1 डायरेक्ट लग गया है। इसमें वी गो टू द मार्केट, सॉरी टू द गार्डन लिखे हैं। वी गो टू द गार्डन, वी गो टू द गार्डन, तो वी डू नॉट गो हो जाएगा, डू नॉट गो टू द गार्डन। हाँ, अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, जैसे वह नहीं पढ़ता है, तो बहुत से लोग लिख देते हैं ही डज नॉट रीड्स, ही डज नॉट रीड्स, क्योंकि इंडेफिनिट वाला याद रहता है कि ही के साथ वर्ब में एस एस लगाना चाहिए, ठीक है, लगाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, डू में ही बताया ना कि डू नॉट या डज नॉट लगता है, तो डू में ही ई एस लग जाता है, डू में ही ई एस लग जाता है। देखिए डज नॉट हो गया ना। अगर मैं नहीं पढ़ता हूँ रहता तो आई डू नॉट रीड, हाँ, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ही डज नॉट, डू में भी एस लगा दिए और रीड में भी एस लगा दिए, दो जगह एस लग गया, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग सेंटेंस। इसका क्या हो जाएगा, ही डज नॉट, सही क्या होगा, ही डज नॉट रीड। तो इस तरह से ध्यान रखना है निगेटिव बनाने में। अब एक पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अभी क्या बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट बता दिए, अभी पास्ट इंडेफिनिट बताना है। कौन बताना है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट बताना है तो बहुत ही आसान है। इसमें तो सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट होता है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या स्ट्रक्चर होता था, टेंस जब बताए थे तो आपको ध्यान होगा, पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट ठीक होता था, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं कर देना है, किसी भी सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, डू को ही डिड नॉट, या इसको डिडेंट भी लिख देते हैं, वो साइलेंट रहता है। डिड नॉट अलग अलग भी लिख सकते हैं, डिडेंट भी लिख सकते हैं, उसको डिडेंट पढ़ेंगे, इसको डिड नॉट पढ़ेंगे। देखिए सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, टेंस बताया था जब पास्ट इंडेफिनिट, तो उसको जैसे मैं किताब पढ़ा, आई रेड ए बुक,
मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर, आई वेंट देयर। ठीक है, इसी को लिख लीजिए, आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया। अब देखिए आई वेंट देयर, सब्जेक्ट V2, ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, यही पैटर्न, ऑब्जेक्ट वाला पैटर्न अगर थोड़ा आसान आपको समझने में होगा। आई एट ए मैंगो, मैंने एक आम खाया। सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। अब देखिए, तो आई डिड नॉट रख देना है, डिड नॉट ईट ए मैंगो। किसी भी सब्जेक्ट का डिड नॉट, डू ही डिड बन गया है, उसमें डू नॉट डज नॉट लगता था ना, तो डू ही डिड बन गया है। डू का रूप कैसे चलता है, फॉर्म, डू डिड डन, ध्यान रखिएगा। V1 V2 V3, V1 V2 V3। डू डिड डन, तो डू में ही लग करके पास्ट डिड नॉट बता देता है कि पास्ट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या बताता था, डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट, डज नॉट या डू नॉट। अरे तो जैसे शी वेंट आउट, वह बाहर चली गई, कैसे बनेगा, शी डिड नॉट, देखिए तो डू डिड नॉट लग गया, पास्ट हो गया, तो वेंट नहीं लिखेंगे, अब इसका पहला फॉर्म गो आउट। देखिए सब्जेक्ट डिड नॉट, उसके बाद V1 तब ऑब्जेक्ट, डू डिड हो गया, तो मैंने भी शी डिड नॉट वेंट आउट, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं लिख दीजिएगा, शी डिड नॉट वेंट आउट, तो क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। शी डिड नॉट गो आउट, डू ही डिड बनकर इसका पास्ट इंडेफिनिट उसका स्वरूप कर दिया, इसलिए कभी भी उसमें यानी कि यहाँ भी डिड कर दीजिए और यहाँ भी वेंट कर दीजिए, ठीक वही बात हो जाएगी जैसे डू में डज, जैसे वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गोज वाली बात हो जाएगी, ही डज नॉट गो लिखेंगे ना, डू में ही ई सेलेक्ट करके पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज बनता है, और डू में ही पास्ट फॉर्म डिड लग करके डिड नॉट बन जाता है, इसलिए डिड नॉट के बाद कभी भी वर्ब का दूसरा फॉर्म नहीं लिखेंगे। ऑलराइट, तो मैं समझता हूँ कि निगेटिव सेंटेंस, टेंस का निगेटिव बनाने में अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और कल मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस बताएंगे, और नेक्स्ट डे परसों ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। सो इस तरह से आई कंक्लूड माई लेक्चर टुडे। और स्टूडेंट्स एंड ऑडियंस, अगर थोड़ा सा भी आपके नॉलेज को बढ़ाता हुआ ये मेरा वीडियो लगता होगा कि हम कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई टैलेंट इंग्लिश क्लासेस पटना चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू स्टूडेंट्स।